हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की जानकारियों से संबंधित वीडियो नंबर 20 देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो नंबर 20 में हम आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जो कि 500 महत्वपूर्ण जो प्रश्न करा रहा हूँ सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारियों से संबंधित, उसकी ओर ये हमारा वीडियो जो है अग्रसर होगा। इससे पहले हमने टोटल 19 वीडियोस जो है अभी तक अपलोड कर दिया है, जिसमें टोटल हमने अभी तक 270 प्रश्नों का हमने यहाँ पे एनालिसिस देखा है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। ये 270 प्रश्न अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले के जो 19 वीडियोस हैं उसको जरूर देखिएगा और अपनी तैयारी को एक बार टेस्ट करने की जरूर कोशिश करिएगा। अगर आप कहीं से टेस्ट सीरीज लेते हैं और टेस्ट देते हैं तो वो तो अलग बात है, लेकिन ये इन सारे वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप टेस्ट सीरीज की ही तरह लें और चेक करें कि आपका कितना सही हो रहा है। अभी तक टोटल मैंने 270 कराया है। आज की इस वीडियो में हम 270 से आगे के मतलब 271 नंबर से प्रश्नों को शुरू करेंगे और आगे तक हम लेके जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स या सीजी व्यापम द्वारा आयोजित किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जनरली इन सारे वीडियोस में मैं स्टैटिक वाले पोर्शन को ही कवर कर रहा हूं, ताकि इन फ्यूचर अगर आप कभी भी देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ये 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये वाला वीडियो हमारा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसका पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का 271 नंबर का प्रश्न क्या है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और फिर आंसर देने की कोशिश करिएगा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। जब भी आप प्रश्न पढ़ें तो ध्यान से पढ़िएगा, नहीं दिया है कि नहीं, क्योंकि कई बार से नहीं दिया हुआ रहता है जिसकी वजह से हम गलत टिक कर देते हैं। राइट, तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। हमारा यहाँ खनिज और किस क्षेत्र में वो पर्टिकुलर खनिज पाया जाता है उसमें एक रिलेशन बना के क्वेश्चन तैयार किया गया। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आप सभी को बताना है। देखिए, वीडियो को पॉज करिए और चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने के बाद देखेंगे तो पता चलेगा कि बॉक्साइट जो है फुटका पहाड़ी, कुदारवाही, पवनखेला पहाड़ी में मिलता है, ये विकल्प हमारा सही है। लौह अयस्क जो है ये दल्ली राजरा में मिलेगा, एकलामा और आर्य डोंगरी क्षेत्र में मिलता है, बिल्कुल राइट है। कोयला तातापानी, रामकोला और पांच बहनी क्षेत्र में भी मिलता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा गलत है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि डोलोमाइट जो है ना ये राजदेवरी, टप्पा क्षेत्र और सोनादही क्षेत्र में नहीं मिलता, बल्कि ये जो राजदेवरी, टप्पा क्षेत्र और सोनादही ये सभी क्षेत्र है, यहाँ से आपको स्वर्ण धातु मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से सोना यहाँ पे मिलता है, स्वर्ण धातु के अयस्क देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि जैसे कि ये फुटका पहाड़ी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये कोरबा में है। कुदारवाही आपको बस्तर में देखने को मिलेगा। पवनखेला पहाड़ी भी कोरबा के अंदर देखने को मिलेगा। तो आपको पर्टिकुलर स्थान भी पता होना चाहिए कि ये कौन सा स्थान किस जिले में, क्योंकि कई बार से एग्जाम में पूछ देता है कि ये वाला जो क्षेत्र है वो किस जिले में पाया जाता है। कई बार से मैंने खुद प्रश्नों को ऐसा देखा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैपिंग के थ्रू करने की कोशिश करिएगा। दल्ली राजरा कहाँ मिलेगा, बालोद के अंदर। एकलामा कबीरधाम में। आर्य डोंगरी कांकेर के अंदर। ठीक है, तातापानी आपको रामानुजगंज बलरामपुर में मिलेगा। रामकोला सूरजपुर में। पांच बहनी भी सरगुजा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये राजदेवरी तो आपको बलौदा बाजार के अंदर देखने को मिलेगा। टप्पा क्षेत्र राजनांदगांव, सोनादही कांकेर के अंदर। ठीक है, डोलोमाइट की अगर बात करें तो इसके क्षेत्रों को भी याद रखिएगा। जैसे जो बिलासपुर है, बिलासपुर क्षेत्र में भी डोलोमाइट पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। जो हिर्री माइंस है, ठीक है, हिर्री माइंस हो गया और हिरमी क्षेत्र हो गया, ये सभी बिलासपुर जिले के अंदर देखने को मिलता है, जो कि डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, शक्ति के अंदर जाएंगे, शक्ति जिला के अंदर जाएंगे तो बाराद्वार में पर्याप्त मिलता है। डभरा, ठीक है, ये सभी जो शक्ति के क्षेत्र है यहाँ से भी डोलोमाइट मिलते हैं। सारंगगढ़ में अगर जाएंगे तो एक क्षेत्र का नाम आप याद रखिएगा, वो है कटंगपाली। ठीक है, कटंगपाली, यहां से भी डोलोमाइट देखने को मिलता है। तो ये सभी क्षेत्र का नाम आप विशेष करके जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 272 की ओर। देखिए, आगे के जो प्रश्न होंगे उसको मैं पुरातत्व वाले क्षेत्र से कुछ प्रश्नों को लिया है, इसके बाद हिस्ट्री का प्रश्नों को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। प्रश्न 272 के निम्नलिखित में से कौन सा पाषाणकालीन स्थल रायगढ़ जिले में स्थित नहीं है। ठीक है, ये जो है पाषाणकालीन स्थलों से मैंने लिया है। आप सभी को पता होगा कि पाषाणकालीन जो स्थल होता है
उसको हम बेसिकली 4 पार्ट में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे अगर देखेंगे तो एक होता है पूर्व पाषाण काल, ठीक है, पूर्व पाषाण काल के बाद हो गया मध्य पाषाण काल, इसके बाद उत्तर पाषाण काल और लास्ट में नव पाषाण काल में हम 4 बार में इसको 4 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। इसको मैं बांटने का मकसद क्या है मैं थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि पूर्व पाषाण काल के जो मैक्सिमम सभी क्षेत्र जो है ये आपको रायगढ़ जिले में देखने को मिलेगा, लगभग सभी जो है ऑलमोस्ट रायगढ़ जिले के अंदर ही देखने को मिलेगा। जैसे सिंगनपुर हो गया, छापामारा, भंवरखोल, गीधा, सोनबरसा, ये सभी के सभी कहा पूर्व पाषाण कालीन क्षेत्र हैं, पुरातात्विक स्थल है जो कि रायगढ़ में देखने को। मध्य पाषाण काल में जाओगे ना तो मध्य पाषाण काल का रायगढ़ का बस एक क्षेत्र मिलेगा, कबरा पहाड़। ये कबरा पहाड़ कहाँ है? रायगढ़ के अंदर है, लेकिन केवल रायगढ़ का यही क्षेत्र देखने को मिलता है। बाकी मैक्सिमम जो मध्य पाषाण कालीन स्थल मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे? बस्तर क्षेत्र में मिलेंगे, याद रखिएगा। जैसे कालीपुर, खड़क घाट, गढ़चंदेला, घाट लोहांग, भातेवाड़ा, राजपुर, ये सभी के साथ सभी बस्तर के क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है। कबरा पहाड़ ये रायगढ़ के अंदर है, याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर पाषाण काल में जाएंगे तो यहाँ पे उत्तर पाषाण काल के अंदर 2 क्षेत्र विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। धनपुर, ये गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में मिलेगा, जीपीएम में धनपुर, और एक रायगढ़ के अंदर एक और मिलेगा, महानदी जो घाटी क्षेत्र है, ठीक है, महानदी जो घाटी क्षेत्र है रायगढ़ का, ये भी आपको उत्तर पाषाण काल के पुरातात्विक स्थल में आते हैं। नव पाषाण काल में जाएंगे तो बालोद का 2 क्षेत्र आपको याद रखना है, चितवा डोंगरी और अर्जुनी, ये दोनों बालोद के अंदर मिलेगा। बाकी मैक्सिमम क्षेत्र जो है रायगढ़ के भी रायगढ़ वाले का मिलेगा, ठीक है, नव पाषाण में। एक जो है बोन टीला राजनांदगांव का है, वो भी नव पाषाण काल में आता है। तो ये सब जैसे भी मैंने बताया ऐसे भी आप याद रखिए, क्योंकि पिछले बार मैंने देखा था कुछ प्रश्न ऐसे भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं कि ये पूर्व पाषाण काल के पुरातात्विक स्थल कौन है, ऐसा भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। अब इन चारों ऑप्शन में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना, जयमर्गा, ये रायगढ़ के अंदर नहीं है, ठीक है। तो जयमर्गा ये कहाँ मिलेगा? आपको जशपुर के अंदर मिलेगा। ये जयमर्गा कहाँ है? जशपुर के अंदर है। और ये जो जयमर्गा है ये मध्य पाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, मध्य पाषाण काल का, ठीक है, याद रखिएगा। तो इन सभी क्षेत्रों को विशेष रूप से आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 273 की ओर। 273 नंबर का प्रश्न है कि करका भाटा महापाषाण का उत्खनन किसके देखरेख में, ठीक है, किसके देखरेख में हुआ है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है। कर्नल आउसले के देख में, इतिहासकार एंडरसन, अमरनाथ दत्त या फिर अरुण कुमार शर्मा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये करका भाटा जो महापाषाण काल का जो स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, किसके देखरेख में इसका उत्खनन हुआ है, आप सभी को बताना है, ठीक है। कर्नल आउसले तो आप सब जानते ही होंगे कि जो सीता बेंगरा गुफा है, ठीक है, सीता बेंगरा गुफा सरगुजा का जो है, उसका खोज किसने किया था? कर्नल आउसले ने किया था। कब? तो 1848 के अंदर, ठीक है। एंडरसन के बारे में भी आप लोग बहुत बेखूबी जानते होंगे, सिंगनपुर का खोज इन्होंने ही किया था, ठीक है। रायगढ़ का जो सिंगनपुर का गुफा है और कबरा पहाड़, सिंगनपुर और कबरा पहाड़, इन दोनों स्थलों को आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। ये 2 क्षेत्र है, ये किसके द्वारा? ये दोनों के दोनों रायगढ़ के अंदर है और एंडरसन ने ही इसकी खोज किया था सन 1910 के अंदर, ठीक है, 1910 के अंदर। अमरनाथ दत्त का नाम याद रखिएगा कि जो सिंगनपुर की जो शैल चित्र है, ठीक है, उसका सर्वेक्षण यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सिंगनपुर का इसका गुफा का जो खोज है वो तो एंडरसन के द्वारा 1910 में किया गया था, लेकिन सिंगनपुर के अंदर जो शैल चित्र है, ठीक है, शैल चित्र है, इसका अध्ययन, इसका विस्तृत अध्ययन और इसका सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो अमरनाथ दत्त जी के द्वारा किया गया है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुण कुमार शर्मा जो है वो इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के देखरेख में करका भाटा महापाषाण जो पुरातात्विक स्थल है उसका उत्खनन किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 274 की ओर। 274 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त शैल चित्रों में एलियंस के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न जो है कई बार से पूछ लिए जाते हैं, नोट करके रखिएगा कि किस निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थान है, पुरातात्विक स्थल है, जहां से जो शैल चित्र मिले हैं उसमें एलियंस के प्रमाण देखने को मिलता है। सिंगनपुर, रायगढ़, चरामा कांकेर, बालोद या फिर भुजगहन रायपुर। बताइए कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को बताना है। तो इसका आंसर जो है याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना,
चरामा, चरामा ऑप्शन नंबर बी, चरामा कांकेर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से जो शैल चित्र मिले हैं उससे एलियंस के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, एलियंस के प्रमाण जो है यहाँ से देखने को मिलते हैं, आप सभी को याद रखना चाहिए। और सिंघनपुर की जो गुफा है, आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रदेश का सबसे प्राचीनतम गुफा में है। ठीक है, प्रदेश का सबसे प्राचीनतम गुफा है। ठीक है, बालोद के अंदर अगर जाएंगे तो एक चीज याद रखिएगा, बालोद में सर्वाधिक पाषाण घेरे मिले, 500 से भी ज्यादा पाषाण घेरे जो है बालोद से ही देखने को मिले हैं, आप सभी को याद रखना चाहिए। और जो भुजगहन रायपुर है, भुजगहन रायपुर, ये किस लिए फेमस है, तो आप याद रखिएगा कि ये बालोद के अंदर है मुजगहन, और यहाँ पर महापाषाणिक अवशेषों का सबसे बड़ा केंद्र यही है। ठीक है, प्रदेश में अगर अंदर देखा जाए तो महापाषाणिक अवशेषों का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, मुजगहन, और ये रायपुर के अंदर नहीं, एक्चुअली में ये बालोद के अंदर है। ठीक है, बालोद के अंदर है, याद रखिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये बालोद के अंदर है। ये पूरा डिटेल्स आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चरामा कांकेर जो क्षेत्र है वहां से एलियंस के प्रमाण देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 275। 275 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। प्राग ऐतिहासिक कालीन सबसे लंबी गुफा बोतलदा गुफा। बोतलदा गुफा कहाँ है, आप सभी को पता होना चाहिए, रायगढ़ के अंदर है। ठीक है, बोतलदा गुफा कहाँ है, रायगढ़ के अंदर। फिर दूसरा विकल्प छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा भी आपको रायगढ़ के जिला के अंदर ही देखने को मिलेगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ की दूसरी प्राचीनतम गुफा सोनबरसा या अमर गुफा, सोनबरसा और अमर गुफा ये भी आपको रायगढ़ के अंदर ही देखने को मिलेगा। अब इसमें से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है, सत्य नहीं है, वो पकड़ना है आप सभी को। क्या उपरोक्त तीनों सही है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये ही सत्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो सोनबरसा गुफा है इसको अमर गुफा कहते हैं, ये वाला पार्ट तो सही है, लेकिन ये दूसरी सबसे प्राचीनतम गुफा नहीं है। दूसरी सबसे प्राचीनतम गुफा अगर पूछेगा तो याद रखिएगा कबरा पहाड़। ठीक है, कौन सा, कबरा पहाड़ की जो गुफा है ये क्या है, दूसरी सबसे प्राचीनतम गुफा है। पहली कौन सी, तो सिंघनपुर की गुफा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर इसको अरेंज किया जाए तो सिंघनपुर की गुफा जो है वो सबसे पुरानी है, सबसे प्राचीनतम गुफा है। इसके बाद कबरा पहाड़ वाला आएगा, ये पहले नंबर पे और ये दूसरे नंबर पे। सबसे लंबी गुफा बोलेगा तो बोतलदा गुफा है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जो कि रायगढ़ में, ये सभी के सभी क्षेत्र जो है रायगढ़ के अंदर ही स्थित है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करता हूँ, बताइए कि छत्तीसगढ़ के किस जिले के अंदर बिलद्वार गुफा है। ठीक है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि बिलद्वार गुफा जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले के अंदर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 276। 276 नंबर का प्रश्न है कि कबरा पहाड़ से प्राप्त शैल चित्रों में, जिसमें छिपकली है, घड़ियाल है, सांभर है और पंक्तिबद्ध मानव बने हुए, किस रंग के बने हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कलर बेसिस क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। देखिए जनरली जो शैल चित्र मिले हैं छत्तीसगढ़ के अंदर वो दो ही कलर के मिले हैं। ठीक है, या तो लाल रंग के मिले हैं या फिर गेरुआ रंग के मिले। ठीक है, लाल या गेरुआ रंग के। तो यहाँ पे गहरे भूरे रंग और हल्के पीले रंग, ये दोनों को तो एलिमिनेट कर दी। इन दोनों में किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है और बताना है कि कौन सा सही है। कबरा पहाड़ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कबरा पहाड़ से भी शैल चित्र मिले हैं। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा ना कि सर्वाधिक शैल चित्र, एक यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा कि सर्वाधिक शैल चित्र जो है किस जिले से मिला है। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट बोलेगा कि छत्तीसगढ़ में किस जिले से सर्वाधिक शैल चित्र मिले हैं तो आपको बेझिझक रायगढ़ मार देना है। ठीक है, और अगर पूछेगा किस स्थान से मिला है, ठीक है, तो कबरा पहाड़। सर्वाधिक शैल चित्र कहां से मिले हैं, कबरा पहाड़ से मिले। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं, कबरा पहाड़ का जो शैल चित्र मिले हैं जिसमें छिपकली मिला है, घड़ियाल, सांभर और पंक्तिबद्ध मानव, ये जो है लाल रंग के मिले। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये सभी जो यहाँ पे मैंने लिखा है ये सभी लाल रंग के। गेरुआ रंग के भी कुछ मिले हैं, उनको भी आप नोट करके जरूर रखिएगा। जैसे गेरुआ रंग के क्या मिला है, तो गेरुआ रंग से कछुआ का एक चित्र बना हुआ है, शैल चित्र बना हुआ है जो कि गेरुआ रंग में बना हुआ है। घोड़ा, कछुआ हो गया, घोड़ा हो गया, हिरण और जंगली भैंसा। ठीक है, हिरण और जंगली भैंसा, ये ऐसे चारों जानवर हैं जो गेरुआ रंग में बने हुए हैं। ठीक है, एक बार ऐसा भी प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा शैल चित्र नहीं बना है। ठीक है, तो हाथी का शैल चित्र नहीं बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, हाथी शैल चित्रों में हाथी जो है नहीं बना है। ठीक है, तो ये क्रॉस करके मैं लिख देता हूँ,
हाथी नहीं मिला है, राइट। तो हमको अभी समझ में आ गया होगा, ये ऐसे प्रश्न भी आपसे बना के पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं 277 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल, मतलब किस, ठीक है, यहाँ पे याद रखिए, निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल से हथौड़े के समान चित्रित शैलाशय प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बताइए, ध्यान से पढ़िएगा और बताइए कि किस स्थान से हथौड़े के समान चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। चितवा डोंगरी, अर्जुनी, बोनटीला या फिर टेरम। ठीक है, बताइए। पहली बात, ये कहाँ कहाँ याद रखिएगा। चितवा डोंगरी जो है ये आपको बालोद जिले के अंदर देखने को मिलेगा। अर्जुनी भी बालोद जिले के अंदर देखने को मिलेगा। बोनटीला कहाँ मिलेगा भाई, तो बोनटीला ये राजनांदगांव के अंदर, ठीक है, और बोनटीला राजनांदगांव जिले के अंदर देखने को मिलेगा। और टेर्रम कहाँ, तो टेर्रम ये रायगढ़ का, ठीक है, रायगढ़ क्षेत्र का ये पुरातात्विक स्थल है टेर्रम। अब आते हैं प्रश्न में कि बताइए कि हथौड़े के समान चित्रित शैलाशय कहाँ से प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्जुनी से। ठीक है, अर्जुनी जो कि बालोद के अंदर है, वहां से नवपाषाण कालीन स्थल से हथौड़ा के समान चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए। ठीक है, याद रखिएगा। जो चितवा डोंगरी है बालोद का, इसका खोजकर्ता कौन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इनके खोजकर्ता का नाम जो है पूछा जाता है चितवा डोंगरी का, तो याद रखिएगा रमेंद्र नाथ मिश्र, रमेंद्र नाथ मिश्र। और एक और इन्हीं के सहयोगी हैं जिनका नाम है भगवान सिंह बघेल। ठीक है, भगवान सिंह बघेल, इन दोनों का नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम अच्छा एक कुछ और भी समझ लेते हैं। जैसे ये जो बोनटीला आप देख रहे हैं राजनांदगांव के अंदर से, यहाँ पत्थर का कराघात पत्थर का हथौड़ा प्राप्त हुआ है। ठीक है, कराघात पत्थर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कराघात पत्थर का हथौड़ा। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और पूछ देते हैं कि ये स्थान कहाँ, बताइए ये ओंगना, ये जो ओंगना पुरातात्विक स्थल है ये छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। कमेंट करके ये भी बताइएगा। दो प्रश्न अभी तक मैंने पूछ लिया, इजी इजी। क्वेश्चन नंबर 278 नंबर का प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शैल चित्र चितवा डोंगरी से प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, चितवा डोंगरी का मैंने अभी बताया, ये बालोद जिले के अंदर। ऐसे ही आपको याद आएगा, बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं चितवा डोंगरी के साथ बालोद लिख रहा हूँ, अर्जुनी के साथ बालोद लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको याद हो जाए, जहन में आ जाए। अब बताइए कि चितवा डोंगरी से कौन सा प्राप्त नहीं हुआ है शैल चित्र, वो बताना। चीनी ड्रैगन, खच्चर पर सवार व्यक्ति, विशाल डायनासोर या फिर एक नाविक। बताइए। देखिए, जो चितवा डोंगरी है मैंने बताया कि ये डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल के द्वारा खोज किया गया है, और ये आपको बालोद जिला के मिलेगा। अगर बालोद जिला में मिलेगा, अगर विकास खंड आपसे पूछ ले तो विकास खंड कौन सा है, तो डोंडी लोहारा। ये जो डोंडी लोहारा विकास खंड है उसी में आपको एक गांव मिलेगा जिसका नाम है सहगांव। वहीं पर ये जो क्षेत्र है चितवा डोंगरी का। ठीक है, यहाँ पे 3 गुफा है। ठीक है, चितवा डोंगरी के अंदर टोटल गुफाओं की संख्या कितनी है, 3 गुफा है, और 3 गुफाओं से 27 शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और ये जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं इनका रंग भी याद रखिएगा, गेरुआ रंग के। यहां से जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं सभी कैसे हैं, गेरुआ रंग के हैं, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको विशाल डायनासोर का शैल चित्र प्राप्त नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। बाकी ड्रैगन है, खच्चर पर सवार व्यक्ति का बना हुआ, एक नाविक है, और एक और याद रखिए, कृषि कार्य का शैल चित्र बना हुआ है। ठीक है, एक याद रख सकते हैं, चौथा कृषि कार्य का शैल चित्र बना हुआ है, जिसमें स्त्री पुरुष जो है, स्त्री पुरुष का शैल चित्र बना हुआ है। कृषि कार्य करते स्त्री पुरुष का शैल चित्र। ठीक है, स्त्री पुरुष। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा अच्छे से ही सब। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 279। प्रश्न है कि महापाषाण से बने केअर्न के स्मारक व पाषाण घेरे कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी एक अच्छा प्रश्न हो जाएगा। पहली बात तो केयर्न क्या होता है, ये भी आपसे कई बार से कंफ्यूज हो जाओगे कि केयर्न किसको कहते हैं भाई। ठीक है, केयर्न्स क्या होते हैं, तो केयर्न्स क्या होते हैं, देखिए कई बार से क्या होता है, पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर एक पाषाण घेरा बनाया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि जैसे पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे में रख दिया। ठीक है, और इन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखने से जो समूह बन के तैयार हुआ, इसी को हम केयर्न कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं,
केअर्न कहते हैं। पत्थरों के या फिर पाषाण के ढेर या समूह को केअर्न कहा जाता है। और महापाषाण से बने केअर्न के स्मारक और पाषाण के जो है ये मुजगहन बालोद है वहां से प्राप्त हुए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना चाहिए आप सभी को कि मुजगहन जो बालोद है वहां से महापाषाण से बने केअर्न प्राप्त हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये कारका भाटा के बारे में हमने पीछे देख ही लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम याद रखना ऑप्शन नंबर सी ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ और भी अगर जानना है तो जैसे टेंगना के बारे में, टेंगना आपको कहाँ मिलेगा? रायगढ़ के अंदर ही मिलेगा। और यहाँ पे महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अवशेष। महापाषाण युगीन अवशेष मिले हैं, यहाँ से भी मिले हैं और मल्हार बिलासपुर से भी मिले हैं। ठीक है, मल्हार बिलासपुर से भी महापाषाण युगीन अवशेष मिले हैं, ये भी याद रखिएगा। करका भाटा के बारे में हमने जान ही लिया। मुजगहन बालोद में तो हमने देख लिया कि महापाषाण से बने केअर्न स्मारक पाषाण के लिए कहाँ से मिले हैं? तो मुजगहन बालोद से। इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 280। 280 नंबर का प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी प्रश्न ये पूछा भी गया है पहले और पूछे जाने की संभावनाएं भी बनी रहती है। ठीक है, राम वन गमन पथ, राम, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेंगे। राम वन गमन पथ, ठीक है, याद रखिएगा। अभी तक आप समझ में आ गया होगा कि इसमें टोटल 75 जो प्लेसेस हैं, जो स्थल हैं, उनको यहाँ पे चिन्हित किया गया है राम वन गमन पथ के लिए। अच्छा, ये जो राम वन गमन पथ है इसकी शुरुआत कब से की गई थी वो भी याद रखिएगा भाई। तो इसकी शुरुआत जो है 22 नवंबर 2019 से किया गया था। 22 नवंबर 2019 से किया गया था। कहाँ से? तो चंदखुरी। ठीक है, चंदखुरी कहाँ है? तो रायपुर के अंदर है, वहीं से इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ पे माता कौशल्या का भी मंदिर है, आप सभी को पता होना चाहिए। शुरुआत तो 22 नवंबर 2016 से, लेकिन अगर पूछेगा कि इसका इनॉग्रेशन कब हुआ था, उद्घाटन कब हुआ था, तो ये दोनों में थोड़ा डेट में अंतर है। ये 7 अक्टूबर 2021। शुरुआत कब से किया गया था? 22 नवंबर 2019 से, लेकिन उद्घाटन 7 अक्टूबर 2021 से किया गया था। और जो पहला चरण था राम वन गमन के लिए, जो फर्स्ट स्टेज था, पहला चरण था, उसमें 10 स्थलों को चिन्हित किया गया था और उनके लिए सबसे पहले तैयार किया गया था। ठीक है, द्वितीय चरण में 42 स्थलों को चुना गया था। ठीक है, 16 जिलों का 42 स्थलों से। अब यहाँ पे बात आती है कि कुल कितनी लंबाई है राम वन गमन पथ की। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, 2260 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, अच्छा, ये भी कई बार से पूछा जाता है ना कि राम वन गमन पथ है, ये इसको बनाने का आधार क्या है, किस बुक के आधार पर इसको तैयार किया जा रहा है। तो 2 बुक का नाम आपको याद रखना है। मुन्नू लाल यदू की एक बुक है, यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ, मुन्नू लाल यदू, इनकी एक बुक है जिसका नाम है दंडकारण्य रामायण। दंडकारण्य रामायण, इस बुक को फॉलो किया जा रहा है। और दूसरा एक और बुक याद रखिएगा, डॉक्टर हेमू यदू का। ठीक है, डॉक्टर हेमू यदू का एक बुक है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ। ठीक है, छत्तीसगढ़ सीजी पर्यटन में राम वन गमन पथ। ठीक है, तो ये दोनों बुक को फॉलो किया जा रहा है राम वन गमन पथ की तैयारी करने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 281। 281 नंबर का प्रश्न है कि लोमेश ऋषि आश्रम छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थित है। ये प्रश्न जो है आई थिंक मुझे लगा पूछा गया है एक बार। ठीक है, कि लोमेश ऋषि आश्रम जो है किस स्थान पर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। ठीक है, राजिम, गरियाबंद, सीतामढ़ी हरचौका, एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, या फिर शिवरी नारायण जांजगीर चांपा, या चौथा विकल्प तुरतुरिया बलौदा बाजार में किस जिले में किस स्थान पर है लोमेश ऋषि आश्रम, बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजिम गरियाबंद के अंदर लोमेश ऋषि आश्रम देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो सीतामढ़ी हरचौका है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के अंदर, यहाँ पे आपको किसका आश्रम देखने को मिलता है? तो अत्रि मुनि का आश्रम। ठीक है, किसका? अत्रि मुनि का आश्रम, अत्रि मुनि आश्रम। ठीक है, याद रखिएगा। शिवरी नारायण जांजगीर चांपा से क्या देखने को मिलेगा? शिवरी नारायण जांजगीर चांपा से मतंग ऋषि। ठीक है, मतंग ऋषि का आश्रम।
और इसी शिवरी नारायण में हम सभी को पता है शबरी आश्रम भी मिलेगा, ठीक है, माता शबरी का आश्रम यहीं पे देखने को मिलेगा जांजगीर चांपा के अंदर, शिवरी नारायण के अंदर, ठीक है। तुरतुरिया के अंदर तो हम तो जानते हैं वाल्मीकि ऋषि, ठीक है, ऋषि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ मिलेगा, तुरतुरिया बलौदा बाजार के अंदर, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। एक हम सभी को पता है, जो सरगुजा वाले होंगे, सूरजपुर वाले होंगे, उनको पता होगा देवगढ़, ठीक है। ये देवगढ़ आपको सरगुजा क्षेत्र के अंदर देखने को मिला है, जहाँ पे प्रति वर्ष कांवड़ यात्रा वहाँ निकाला जाता है। तो उस क्षेत्र में जमदग्नि ऋषि का मिलता है, ठीक है, इस नाम को याद रखना, ठीक है। जमदग्नि ऋषि, जमदग्नि ऋषि का आश्रम जो है देवगढ़ वाले क्षेत्र में मिलता है, ठीक है, सरगुजा के अंदर। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 282। 282 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नल वंशीय शासक ने वकाटक नरेश नरेंद्र सेन को हराकर वकाटक की जो राजधानी थी नंदीवर्धन उसको तहस नहस कर दिया था, ठीक है। ये भी अच्छा प्रश्न है, एक बार पूछा जा चुका है, एक दो बार, याद रखिएगा, ठीक है। अर्थपट्टी भट्टारक, स्कंद वर्मन, वराहराज या फिर भवदत्त वर्मन, ठीक है। ये पहली बात तो ये जो चारों विकल्प है ये किस वंश के हैं आपको ये पता होना चाहिए पहले। जैसे नल वंशीय शासक, ये सभी के सभी जो है नल वंशीय शासक हैं, नल वंशीय शासकों के नाम है, ठीक है। अब ये चारों नल वंशीय शासक में कोई एक ऐसा शासक है जो वकाटक नरेश नरेंद्र सेन जो है उसको हराया था और नरेंद्र सेन की जो राजधानी नंदीवर्धन था उसको तहस नहस कर दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये जो नल वंशीय शासक भवदत्त वर्मन है ना, ये नरेंद्र सेन को हराया था। तो मैं दोनों नाम को एक साथ लिखता हूँ सामने तक समझा सकूं। भवदत्त वर्मन, ये भवदत्त वर्मन नल वंशीय शासक हो गया, और वकाटक वंश का शासक है कौन, नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन, ठीक है। तो इसमें मैं एरो लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, मतलब ये भवदत्त वर्मन जो है इसको नरेंद्र सेन को हराया था। बाद में इन दोनों का एक एक पुत्र हुआ, ठीक है। भवदत्त वर्मन का एक पुत्र हुआ, दोनों का जो पुत्र है वो बदला लेते हैं, ठीक है। जैसे भवदत्त वर्मन का पहले तो भवदत्त वर्मन जो है नरेंद्र सेन को हराया, नरेंद्र सेन का पुत्र हुआ पृथ्वी सेन द्वितीय, पृथ्वी सेन द्वितीय, ठीक है, याद रखिएगा पृथ्वी सेन द्वितीय। और भवदत्त वर्मन का पुत्र हुआ अर्थपति भट्टारक, भट्टारक ये हुआ। अब क्योंकि भवदत्त वर्मन नरेंद्र सेन को हराया था और इसकी राजधानी को तहस नहस कर दिया था, तो नरेंद्र सेन का पुत्र हुआ पृथ्वी सेन द्वितीय। ये क्या करता है, भवदत्त वर्मन का जो पुत्र है अर्थपति भट्टारक, इसको हराता है और इसकी राजधानी थी, जिसका नाम क्या था, पुष्करी, ठीक है। नल वंशियों की राजधानी कहाँ थी, पुष्करी। तो पुष्करी को तहस नहस कौन करता है, पृथ्वी सेन द्वितीय। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, अर्थ का मतलब क्या होता है, पृथ्वी तो होता है, तो पृथ्वी जो है अर्थ को हराया था अर्थपति भट्टारक को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिटेल आपको याद रखना चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न बनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 283। 283 नंबर का प्रश्न है कि पाली के प्रस्तर मंदिर, जो कि एक शिव मंदिर है, पाली में जो प्रस्तर मंदिर है शिव मंदिर है, उसका निर्माण किसने कराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बताइए किसके द्वारा तैयार किया गया था पाली का शिव मंदिर जो है प्रस्तर मंदिर है, इसको किसके द्वारा निर्मित कराया गया था। जाजल देव प्रथम के द्वारा, विक्रमादित्य के द्वारा, ईशान देव या फिर महाशिवगुप्त बालार्जुन। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। बताइए किसके द्वारा इसको तैयार किया गया था, निर्माण कराया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य, ठीक है। बाण वंशीय शासक हैं, ठीक है, ये शासक जो है बाण वंशीय शासक है विक्रमादित्य। इन्होंने ही पाली है कहाँ, तो कोरबा के अंदर, ठीक है, कोरबा के अंदर है पाली, वहीं पर एक प्रस्तर शिव मंदिर है, उसका निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। ये जो जाजल देव प्रथम है ना, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन में डाला ताकि रिवीजन आपका करा सकूं। जीर्णोद्धार कराने का काम किसका है, जाजल देव प्रथम ने इस शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ईशान देव ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, आप सब सुने भी होंगे इसको, जो शिव मंदिर है, एक लक्ष्मणेश्वर मंदिर। जांजगीर चांपा में खरौद है, खरौद एक स्थान है, इस खरौद पर एक लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर अलग है और लक्ष्मणेश्वर मंदिर अलग है, याद रखिएगा। ये जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है ये भी एक शिव मंदिर ही है, इसका निर्माण ईशान देव के द्वारा कराया गया था, ठीक है, ईशान देव के द्वारा। और ये जो मंदिर है इसका एक कलचुरी शासक है जिनके द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया था,
ठीक है। तो जीर्णोद्धार जो है पृथ्वी देव द्वितीय जो है, ठीक है, कौन, पृथ्वी देव पृथ्वी देव बोलता हूँ, नहीं रतन देव ना, रतन देव, ठीक है, याद रखिएगा, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखता हूँ, रतन देव तृतीय। रतन देव तृतीय के सेनापति है गंगाधर राव, ठीक है, गंगाधर राव। इनके द्वारा ही इस लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो शिव मंदिर है उसका जीर्णोद्धार कराया जाता है, ठीक है। और महाशिवगुप्त बालार्जुन तो लक्ष्मण मंदिर जो शिरपुर के अंदर है, ठीक है, लक्ष्मण मंदिर ये भगवान विष्णु का मंदिर है, याद रखिएगा। लक्ष्मण मंदिर जो शिरपुर में है ये भगवान विष्णु की मंदिर है। इसको पूर्ण करवाया गया था। शुरुआत इनकी माता रानी वाष्टा द्वारा कराया जाता है, लेकिन इसको पूर्ण कराने का श्रेय महाशिवगुप्त बालार्जुन को जाता है, ठीक है। ये सोमवंशीय शासक है, पांडु या सोमवंशीय शासक, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पूरा डिटेल्स भी याद रखना चाहिए। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 284। 284 नंबर का प्रश्न है कि सन 1745 में भोसला शासक रघुजी प्रथम का द्वितीय बंगाल अभियान के दौरान रतनपुर पर अधिकार कर किसे शासन सौंप दिया गया था, ठीक है। ये थोड़ा सा ये भी एक अच्छा प्रश्न हो जाता है, ठीक है। पहली बात देखिए, रघुजी प्रथम जो खुद तो अभियान लेके निकले नहीं थे, उनके एक सेनापति थे। पहली बात उनके सेनापति का नाम याद आपको रखना है, भास्कर पंत, ठीक है। रघुजी प्रथम के जो सेनापति थे उनका नाम क्या था, भास्कर पंत, ठीक है। तो भास्कर पंत पहली बार जब आते हैं उड़ीसा पर आक्रमण करने निकलते हैं, तो वहां से वापस आते समय रतनपुर साइड से भी घूम के जा रहे होते हैं, ठीक है। रतनपुर के साइड के इलाके से निकलते हैं, तो वहां पे उस समय शासन रहता है रघुनाथ सिंह का। मैं थोड़ा सा स्टोरी पहला वाला भी बता देता हूँ, ठीक है। जब पहला अभियान था इनका, फर्स्ट वाला जब अभियान था, तो जब वापस आ रहे थे उड़ीसा अभियान से, तो रघुनाथ सिंह जो है रतनपुर में उस समय शासन कर रहे थे, तो उनको भी हरा दिया जाता है। ये हार मान जाता है, खुद से आत्मसमर्पण कर लेते हैं, और आत्मसमर्पण के साथ जो भास्कर पंत थे अपना एक वहां पे प्रतिनिधि के रूप में कल्याणगिरी गोसाई को छोड़ देते हैं। नाम याद रखिएगा, कल्याणगिरी गोसाई। इनको कौन छोड़ता है, भास्कर पंत जो है यहाँ पे छोड़ देते हैं, ताकि भाई क्योंकि अभी रघुनाथ सिंह जब हार गए तो जो रतनपुर का जो शासन था वो तो फिर मराठों के अंदर चला गया, तो भास्कर पंत अपना एक प्रतिनिधि के तौर पे कल्याणगिरी गोसाई को छोड़ देते हैं, ताकि ये दोनों अब शासन करें। लेकिन बाद में रघुनाथ सिंह जो है कल्याणगिरी गोसाई को भगा देते हैं, ठीक है। तो फिर वापस दूसरे बार जब बंगाल पे आक्रमण करने के लिए निकलते हैं, ठीक है, दूसरी बार बंगाल अभियान के लिए निकलते हैं। ये पहली बार कब की घटना है, पहली बार 1741 में, ठीक है, पहला अभियान 1741 में। दूसरी बार बंगाल अभियान के लिए निकलते हैं कब, तो 1745 में। तो बंगाल अभियान के दौरान जब वापस आ रहे होते हैं, तो उस समय फाइनली क्या होता है, रघुनाथ सिंह को हटा दिया जाता है, और रघुनाथ सिंह को हटा के मोहन सिंह को शासन जो है सौंप दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये पहले ही जाके मराठा साम्राज्य के पास वहां पे जाके चापलूसी कर रहा होता उनका, जिसके कारण रघुनाथ सिंह को हटा के और फाइनली जो है मोहन सिंह को रतनपुर का शासन जो है सौंप दिया जाता है कुछ समय के लिए। लेकिन बहुत जल्द ही मोहन सिंह का भी निधन हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। बाकी जब मराठा साम्राज्य के लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा। आप सभी को मैं बता दूं, आप सभी के जानकारी के लिए, कि जो आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ सीजी है, सीजी का जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका भी मैं वीडियो जो है ला रहा हूँ। 3 वीडियो जो है मैं ला दिया हूँ। अभी हम 1885 से लेके 1921-22 तक, ठीक है, 1921-22 तक की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं छत्तीसगढ़ के अंदर हुई है, मैं उसका भी वीडियो ला चुका हूं। प्लेलिस्ट एक अलग से बना हुआ है, आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास, उसको आप जाके विजिट करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और रिवीजन भी हो पाएगा, ठीक है। ये मराठा साम्राज्य का भी मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 285। प्रश्न है कि किस ब्रिटिश अधीक्षक ने ताहुतदारी प्रथा के अंतर्गत लोरमी और तरेंगा नामक 2 ताहुतदारियों का निर्माण कराया था। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है कहीं ये प्रश्न रिपीट मत हो गया होगा, शायद एक आध बार मैं पहले करा चुका हूँ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन तो होना जरूरी है। बताइए कि ताहुतदारी प्रथा के अंदर लोरमी और तरेंगा नामक 2 ताहुतदारियों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, कैप्टन एडमंड, कैप्टन एगन्यू, कैप्टन हंटर या फिर कैप्टन सैंडिस। बताइए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन सैंडिस के द्वारा 2 ताहुतदारियों का निर्माण कराया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ताहुतदारी प्रथा इन्हीं के समय शुरू हुआ था और इन्होंने 2 ताहुतदारियों का निर्माण कराया था। पहला जो था उसका नाम था लोरमी, ठीक है, और दूसरा जो है तरेंगा, लोरमी और तरेंगा।
लोरमी का इन्होंने 1826 के अंदर निर्माण कराया था इस ताहुतदारी का, और जो तरेंगा है इसका 1828 में 2 वर्ष के बाद। तो इन दोनों का भी नाम आपको याद रखना है। अच्छा, ये भी अगर पूछ दे कि छत्तीसगढ़ के अंदर सीजी में डाक तार व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, डाक तार व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा इसका श्रेय भी कैप्टन सैंडिस को ही जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं। 285 प्रश्न हो गया। अभी तक हमने कुल 20 वीडियो में 285 प्रश्नों को हमने किया है, और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ताकि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं साथ साथ इंक्लूड करते चलूं। केवल मुझे आंसर देके अगर निकलना होता तो मैं 20 वीडियो में ही 500 प्रश्न या उससे अधिक प्रश्न जो है करा दिया होता, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपका टेस्ट की तरह भी काम चल जाए और साथ ही साथ कुछ रिवीजन भी हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आप सभी को देते चलूं, ताकि रिवीजन करने का कुछ तो फायदा हो टेस्ट लगाने का। बस टेस्ट लगाना ही मकसद नहीं है, थोड़ा सा वहां से हमको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलता रहे, रिवीजन होता चले, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी करता हूँ। ठीक है, कैसा है सारा वीडियो आप सभी को लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। टोटल हमने अभी तक 20 वीडियो हमने कर लिया, और देखते हैं कि कितना मैं सीजीपीएससी प्रीलिम से पहले, ठीक है, प्रीलिम्स कब है? 9 फरवरी को है। ठीक है, 9 फरवरी 2025 को। उससे पहले ये टोटल 500 प्रश्न जो है आप सभी के लिए मैं करा दूंगा, अवश्य करा दूंगा। ठीक है, और उसके अलावा भी मैं सेपरेट वीडियोस ला ही रहा हूं, तो आप हमारे साथ बने रहें, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे हम अपडेट देते रहते हैं। ठीक है, चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। हाँ, और तैयारी अच्छे से करते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।